यहाँ के जो आवाम है, जो आम जनता है, आप जानते हैं कि बेलिया घाटा में आप जाकर के सबसे पूछिए, इधर 34 में, 33 में, 35 में जाकर के पूछिए। 2011 लास्ट इलेक्शन है जो उन्होंने वोट दे पाए, उसके बाद उन लोगों ने वोट ही दे नहीं पाए। तो लूट करके इन्होंने ये जो आप बता रहे हैं एकदम वोट रिगिंग का मतलब आप किस मात्रा से रिगिंग होते हैं इधर आपको पता नहीं, आपको अंदाज है कि नहीं। ये इलेक्शन के दिन रिगिंग की बात नहीं है, उससे एक हफ्ता पहले से शुरू हो जाता है। घर घर में जा करके डराना, वो डरावनी जो परिमंडल है, परिवेश है, उसको बनाना एकदम। उत्तर कोलकाता की बेलेघाटा विधानसभा सीट इस बार चुनावी मुकाबले का एक अहम केंद्र बनती जा रही है। वाम मोर्चा की ओर से सीपीआईएम ने यहां से कॉमरेड परमिता रॉय को मैदान में उतारा है, जिनकी छवि एक सक्रिय समाजसेवी और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती है। अगर परमिता रॉय के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो वह इस क्षेत्र, खासकर राजा बाजार और नारकेलडंगा इलाके के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। 1990 के दशक से ही उनका इस इलाके से गहरा जुड़ाव रहा है। उस दौर में जब बेलेघाटा की विधायक लखी कांता देव हुआ करते थे और जौहर गुप्ता पार्षद थे, तब भी परमिता रॉय पार्टी की हर छोटी बड़ी गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल रहती थी। खास तौर पर राजा बाजार इलाके में उनकी मौजूदगी और सक्रियता पार्टी के लिए एक मजबूत आधार मानी जाती थी। चुनाव को लेकर परमिता रॉय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बेलेघाटा की एक अलग सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान हुआ करती थी। यहाँ पर नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक पहल और सामुदायिक गतिविधियां आयोजित होती थी, जो इलाके की पहचान का हिस्सा थी। लेकिन वर्तमान समय में उनके अनुसार यह क्षेत्र अपनी उस पहचान से दूर होता जा रहा है और यहाँ गुंडागर्दी तथा असामाजिक गतिविधियों का प्रभाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य बेलेघाटा को एक अशांत क्षेत्र से निकालकर फिर से एक शांत, सुरक्षित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इलाके में बदलना है। वे चाहती है कि यहाँ के लोग बिना किसी डर के अपना जीवन व्यतीत करें और इलाके में पहले जैसी सामाजिक एकता और सौहार्द फिर से कायम हो। परमिता रॉय की निजी जिंदगी की बात करें तो वह पहले एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी नौकरी छोड़ दी और खुद को पूरी तरह समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उस कठिन समय में उन्होंने जरूरतमंद लोगों तक राशन, दवाइयां और अन्य आवश्यक सहायता पहुंचाने का काम किया, जिसके इलाके में काफी सराहना हुई। लॉकडाउन के बाद भी उनका यह सिलसिला नहीं रुका। वे लगातार 24 घंटे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती हैं और आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनती और समाधान करने की कोशिश करती हैं। यही कारण है कि उन्हें एक जमीनी नेता के रूप में भी देखा जा रहा है, जो सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि हर समय लोगों के साथ खड़ी रहती हैं। कितने साल से आप है पार्टी में? मैं तो 1985 से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ। SFI करते थे, तो SFI करते करते मैं पार्टी के अंदर आई। जब SFI करते थे तब जो एक्स MLA थे लखी कांतो दे विद्यासागर हल्के से जी, और उसके साथ साथ जो जौहर गुप्ता 28 नंबर वार्ड से काउंसिलर थे, हाँ, तो उन लोगों के हाथ पकड़ करके हमने ये पॉलिटिक्स जो CPIM में हमने ज्वाइन किए। तब से मैं कर रही हूँ और अभी भी मैं हूँ। इसके साथ जो इसका जो CPIM का जो इडियोलॉजिकल जो है पॉलिसी, उसके साथ मैं सहमत हूँ और मैं उसके ऊपर भी, उसके आधार पर मैं विश्वास भी उसके ऊपर रखती हूँ कि आवाम के लिए, गरीब मेहनती लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं और CPM पार्टी जैसे काम करते हैं, मैं भी उसका एक शरीक हूँ। यानी कि आप राजा बाजार के लिए नहीं, एकदम नहीं हूँ, एकदम नहीं हूँ। मैंने बहुत पहले से, बचपन से राजा बाजार के लोग मुझे पहचानते हैं, राजा बाजार के लोग। और बहुत पहले से जब मैं SFI करती थी तब लखीदा का जो चुनाव होता था तब मैं राजा बाजार में ही काम करती थी, और जौहरदा का भी जब चुनाव होता था तो उधर में काम करते थे। पूरे साल भर हम राजा बाजार में ही काम करते हैं और उधर के लोग, रोज का आना जाना मुझे राजा बाजार में है। उधर बैठ के चाय पीना, लोगों से बातें करना, हर रोज मैं जब रास्ते से जाती हूँ आती हूँ तब वो लोग मुझे पुकार करके बातें भी करते हैं कि कैसे है दीदी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। तो रोज, हाँ एकदम,
इसलिए सब मुझे जानते हैं। बेलेघाटा एक जमाने में सीपीआईएम का सख्तो घाटी हम लोग उसको बोलते थे, लेकिन अब ये टीएमसी का सख्तो घाटी हो गया है। क्या लगता है कितना मुकाबला टफ होगा? सीपीआईएम इसमें कहाँ है? नहीं, पहले तो ये गलत है, कोई शौकतो घाटी फाटी ये सब नहीं है। यहाँ के जो आवाम है, जो आम जनता है, जी आप जानते हैं कि बेलिया घाटा में आप जाकर के सबसे पूछिए, इधर 34 में 33 में 35 में जाकर के पूछिए। 2011 लास्ट इलेक्शन है जो उन्होंने वोट दे पाए, उसके बाद उन लोगों ने वोट ही दे नहीं पाए। तो लूट करके इन्होंने ये जो आप बता रहे हैं ना, एकदम बहुत रिगिंग का माने मतलब आप किस मात्रा से रिगिंग होते हैं इधर आपको पता नहीं, आपको अंदाज है कि नहीं। ये इलेक्शन के दिन रिगिंग की बात नहीं है, उससे एक हफ्ता पहले से शुरू हो जाता है। घर घर में जा करके डराना, वो डरावनी पर जो परिमंडल है, परिवेश है, उसको बनाना एकदम। तो अभी तो एसआईआर हो रहा है, इसका मतलब अब तो रिगिंग नहीं होगा, एसआईआर हो चुका है। देखिए, उम्मीद तो करते हैं, आशा करते हैं कि जो चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेगा, ये उम्मीद है, आशा रखते हैं। लेकिन हमको माने आपको हमने एक बात कह देते हैं कि जनता खुद रेडी है, उसके ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं ऐसे बात नहीं है। जनता खुद रेडी है, उसका माइंड सेट हो गया है कि बदलाव लाएंगे और जनता एकदम रास्ते में कमर कस के उतरेंगे और वो अपना वोट डालेंगे। आप भी बोल रहे हैं कि बदलाव लाएंगे, बीजेपी भी बोलती है कि पलटनो दरकार, तो जनता किसकी बात को माने? नहीं, जनता उसका जो हर रोज का जो जिंदगी का जो अभिज्ञताएं है, तो उससे उसको मालूम हो चुका है कि बीजेपी क्या है। और खास करके जो बीजेपी का नीति है, भाजपा की जो नीति है, उस नीति से सब जानकारी है आवाम के पास, जनता के पास। आप नोटबंदी को लेकर के देखिए, 2 करोड़ नौजवानों को काम देने की जो बात है उसको देखिए, और ये जो भाजपा की अभी जो हुआ है एसआईआर, अरे मेरे बेलेघाटा हल्के में जितना नाम मुस्लिम कम्युनिटी का बात गया है, उसके आसपास नाम बात गया है हिंदू कम्युनिटी का। तो लोगों की इक्वली मोरलेस, हाँ, तो लोगों की जो परेशानी है वो किस लिए है, किसके कारण? उसके बाद गैस सिलेंडर को लेकर के क्या हो रहा है आप लोग देखिए, महंगाई कितना हो गया है, ना कोई कामकाज की व्यवस्था है, ना रोजगार की व्यवस्था है, ना नौजवानों की नौकरी की व्यवस्था है। खुद रेल मिनिस्टर खुद कहते हैं कि रेल मंत्रालय में लोगों की कमी की वजह से ये एक्सीडेंट हो रहा है। तो 1 लाख खाली पद पड़ा हुआ है, लेकिन नियोग नहीं हो रहा है। बंगाल में जैसा टीएमसी कर रहे हैं वैसा ही। और महिलाओं की सुरक्षा, अगर इधर राजीकौर कस्बा लॉ कॉलेज, तो उधर में भी तो हाथरस है, उन्नाव है, काठुआ है, अंकिता भंडारी है, कितने सारे किस्से हैं जिसको न्याय विचार नहीं मिलता है, अत्याचार होता है। दलित जो है, पिछले वर्ग के जो लोग हैं, उसके ऊपर भी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थान तो सबसे पहले है पूरे भारत में, उसके बाद बंगाल का, तो एक ही है। लेकिन आप लोगों ने 34 साल बंगाल में शासन किया, कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं ला पाए, लेकिन ममता बनर्जी कम से कम लकी भंडार तो मिल रहा है। हाँ, इंडस्ट्री तो देखिए, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने तो वही सपना दिखाया था कि इंडस्ट्री होगा, कल कारखाना होगा, शिल्प होगा, कल कारखाना होगा। यहाँ के जो राज्यों के लड़का लड़की है उसको यहाँ पर ही काम मिलेगा, दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत ही नहीं होगा। तो वो वाला सपना तो इन लोगों ने पूरा नहीं होने दिया। और 2011 के बाद आप बोलिए कहाँ है इंडस्ट्री? कुछ इंडस्ट्री नहीं है, कारखाना नहीं है, बेरोजगारी बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ पर जो जुबो साथी और जो जुबो भाता, उन्होंने जो घोषणा किया 13,000 रुपया, उसका लंबा लाइन कितना था? तो वही तो साबित करता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हुआ है।
और जितने दिन ये रहेगी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। लेकिन सीपीएम के टाइम में तो ये भी नहीं था मैडम। लक्की भंडार, हाँ नहीं, लक्की भंडार, हाँ वो भंडार देखिए, मैं क्या लगता है कि आप तो खुद एक महिला है, औरतों में इसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, एकदम कोई असर नहीं है। कन्याश्री, लक्की भंडार, नहीं, यूनेस्को ने भी उसको एकदम स्वीकृति दिया। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। मैं जब घूम रही थी जी तो बस्ती में, तो बस्ती के अंदर सब महिलाएं मुझे इसके ऊपर ही मैंने मुझे खोल करके अपना बात हमको कह दी। एक महिला मुझे बुला करके अपने घर के अंदर ले करके गए, ठीक है, कि आप आ जाओ दीदी, देखो हमारे घर की हालत, और ये 5 मेंबर है मेरे घर में जी। एक जो है उसके ऊपर खर्चा कितना होता है आप ही बोलो, तो 15,000 में कैसे चलेगा? कोई काम काज की बंदोबस्त आप लोग कर सकोगे तभी आप लोगों को हम वोट देंगे। तो हमने कहा कि हाँ, काम काज की बंदोबस्त हम लोग करेंगे, जो कौन संस्थान की जो इशू है उसको लेकर के उसको ही फर्स्ट प्रायोरिटी दे करके हम लोग काम करेंगे। तो लक्ष्मी भंडार कोई इशू नहीं है। और एक मैं देती हूँ, 14 तारीख आरजी कोर्ट की जो हादसा हुआ था, 14 तारीख रात को आप 14 अगस्त रात को आप याद कीजिए, लाखों के पैमाने पर जो महिलाएं उतरे थे रास्ते के ऊपर अन्याय के खिलाफ, उसमें तो लक्ष्मी भंडार मिलते हैं, वो महिलाएं भी तो थे। तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में ये भाता काम नहीं करने वाला। आर्टिकल को लेकर आप लोगों ने आंदोलन किया, आवाज उठाया, लेकिन जो पीड़िता की मां है वो तो बीजेपी से इलेक्शन लड़ रही है। नहीं, ठीक है, দেখুন हम কি বলবেন এই নিয়ে? হ্যাঁ, আমি একটা কথা বলতে চাই যে দেখো, একটা যার মা এরকম ভাবে সন্তানকে হারিয়েছে তার দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণাটা আমাদের বুঝতে হবে। সেই জায়গাটায় আমি একজন মা হিসেবে কিন্তু একদম মানে সমব্যথী, মানে আমি কি বলবো, মানে আমি বুঝতে পারছি ওনার কষ্টটা কি। উনি খড়কুটোর মতো যে কোনো একটা কিছু ভাবছেন যে কোথায় এখানে গেলে হয়তো বিচার পাবো, কখনো ভাবছেন ওখানে গেলে বিচার পাবো। বলে মা হিসেবে কিন্তু আমি ওনার দুঃখ কষ্টের সঙ্গে একদম সহমত। কিন্তু বাকি আরেকটা দিক আমি বলি, যদি মীনাক্ষীরা সেদিন না আটকাতো গাড়িটা, তাহলে কিন্তু ওনাদের মেয়ের বডিটা কিভাবে হাইজ্যাক করে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হতো, যেভাবে তার পরের দিনগুলোতে তথ্য প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে, সেই দিনই সেটা হয়ে যেত, জানতেই পারতো না কেউ যে কি হলো, এত আর্জিকর সামনেই আসতো না। এটাও একটা বেলেঘাটায় 8খানা ওয়ার্ড, 8টাই ওয়ার্ডের টিএমসি কাউন্সিলর, আপনার জন্য লড়াই কত টাফ? তার মানে काउंसिलर तो इतिहास नहीं बनाते हैं, इतिहास तो बनाते हैं आवाम, आम जनता। अब इतिहास वही बनाएंगे। राजा बाजार में आप घूमती है? हाँ, राजा बाजार में हम राजा बाजार है, नारकिल्ला में आप जाएंगे भी और आप गई भी होंगी, वहां पे लोगों की क्या क्या परेशानी आपने देखा? मैं राजा बाजार में जब घूमी तो एक तो है बस्ती के अंदर जो काम, वो राजा बाजार नहीं, जो उसके अलावा जो इलाका है, बांग्ला भाषी इलाका, हिंदू इलाका, वहां पर भी सेम कि बस्ती बस बहुत ही नेग्लेक्टेड, माने बस्ती के अंदर काम उन लोग खुद कह रहे हैं कि वाम मोर्चे की सरकार में काम हुआ था, उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ है। हालत माइनॉरिटी बस्ती में जैसा है और हमारे जो बंगाली जो बंगाली बस्ती है उसी का हालत सेम है, एकदम इक्वल, मैंने एक ही अवस्था है। उसके साथ साथ खास करके माइनॉरिटीज जो है उसके लिए मैं कुछ बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उनको ये बात के ऊपर उसको ध्यान देना होगा। पहले तो ये है एक कि जब तक वाम मोर्चे की सरकार यहाँ पर हुआ करता था तब फिल्का परस्ती ताकत जो है उसको इतना बढ़ोतरी नहीं मिलता था। रोटी रोजी का मामला लेकर के हम लोग चलते थे, हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो उनकी जो अपनी जिंदगी की बात है, सिर्फ एक ब्लैकमेल ही तो हो रहा है कि बीजेपी आ जाएगा, हम लोगों को इसीलिए वोट दो। टीएमसी उसको ब्लैकमेल जो कर रहे हैं, लेकिन उसका जिंदगी का डर दिखा करके,
लेकिन उसका जिंदगी का जो सवाल है, जिंदगी सुधारने का, संभालने का, उसका क्या हुआ है? अभी तक कुछ तो नहीं हुआ है। आप देखिए कि कफन पहन करके वो मदरसा जो शिक्षक लोग हैं वो 100 दिन हो गए हैं रास्ते में बैठे हुए हैं, भिक्षु कर रहे हैं। उसका हाल, उसका जो प्रॉब्लम्स है वो उसका हल कैसे होगा? क्या हो रहा है? कोई तो सॉल्व नहीं हो रहा है। उसके बाद आप देखिए आलिया यूनिवर्सिटी, जो उसका जमीन पड़ा हुआ है उसमें गलत काम हो रहा है, उसके खिलाफ आनिस खान ने आवाज उठाया तो उसको खून होना पड़ा। वक़्फ़ को लेकर के, SIR को लेकर के दीदी क्या बताई थी कि जीते जी हम ये सब करने नहीं देंगे, लेकिन पहले सबसे पहले चालू कौन किया वक़्फ़ इधर में? और जब इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया कि इसके खिलाफ कि क्यों हो रहा है, तो क्या बताया गया कि हम तो यह चालू नहीं होने देंगे, लागू नहीं करने दे रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? दिल्ली जाकर के करो। लेकिन पहला वाला दिन पोर्टल किसने सबसे पहले पोर्टल किसने खोल दिया? ये सब बातें जो है, इसको ऊपर ध्यान देने के लिए मैं उसको गुजारिश करूंगी कि इसके ऊपर भी ध्यान दे करके थोड़ा बहुत विवेचना करके वो अपना मतदान करे और सोचे कि कौन उसके साथ, इसके साथ ऐसा नहीं कि टीएमसी क्या कर रहा है कि एक मौजूद वाहिनी की तरह उसके साथ व्यवहार कर रहा है कि तुम मेरे लिए काम करो, लेकिन मर रहे हैं कौन? लेकिन हम लोग वो ये सब नहीं करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जो भी लोग हैं, धर्म अपनी जगह पर है, मजहब अपनी जगह पर है, लेकिन हम लोग रोटी रोजी का मामला जो है कि हर घर में काम की बंदोबस्त हो, शांति से रहे, रोटी रोजी का जो मामला है शांति का रोटी खाए और हाथ में काम काज की बंदोबस्त हो, शांति हो, अमन हो, जो सांप्रदायिक जो संप्रीति है उसको बरकरार रखा जाए। ये है हम लोगों की बातें। आप महिला है तो अगर आप MLA बनती है तो महिला को क्या, मतलब उनके लिए क्या आपने सोच के रखा है? देखिए, महिलाओं की जो बात है, महिलाएं ने पहले तो यह है कि बस्ती में रहने वाले जो है उसका जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने वादा करके आई हूँ कि मैं MLA लैट से वो वाला काम मैं कर दूंगी। दूसरी बात है यह है कि जो हिंदी भाषी महिलाएं हैं उन्होंने हमको ये कहा कि जैसे बंगाल में 8000 स्कूल बंद हुआ है तो उसमें हिंदी भाषी बहुत सारे स्कूल बंद हो गया है, तो बेलियाघाटा में हिंदी भाषी स्कूल की कमी है, तो मुझे ये काम करने को है। और महिलाओं की सुरक्षा की बात जो है उसके ऊपर हम बहुत ही ध्यान दे करके उसके ऊपर हमको काम करना है। और सबसे ज्यादा बात यह है ऊपर जो है कि बेलियाघाटा जो दुष्कृतिकारी है उसका घाटी बन चुके हैं। जो एंटी सोशल काम एक्टिविटीज इतना ज्यादा हो गया है। और बेलियाघाटा ना आपको क्या कहेंगे, मैंने पहले सांस्कृतिक কর্মসূচি, খেলাধুলা, পাড়ায় খেলা হতো, ফ্ল্যাগ লাইট জ্বালিয়ে ক্রিকেট খেলা হতো, ফুটবল খেলা হতো, ট্রফি এইসব হতো, সব বন্ধ হয়ে গেছে, সব বন্ধ করে দিয়েছে। এখানে ভালো ভালো কতগুলো পলিক্লিনিক চলতো, ভালো ভালো ডাক্তাররা বসতো এই বেলেঘাটায়, হেলথ সেন্টার ছিল, বন্ধ করে দিয়েছে। আর্ট গ্যালারি ছিল, বন্ধ হয়ে গেছে। সুকান্ত মঞ্চ, কবি সুকান্তর নামে কি রাগ আমি জানি না, কবি সুকান্তর ওপর সুকান্ত মঞ্চ বন্ধ করে দিয়েছে। বেলেঘাটায় একটা মানে দুষ্কৃতি ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। দিন দুপুরে গুলি চলে, বোমা চলে, অত্যাচার, জুলুম, ভয় দেখানো, সবসময় একটা থমথমে পরিবেশ। এইটার থেকে বেলেঘাটাকে আমি মুক্ত করতে চাই। একদম শান্ত করতে চাই, আমি মুক্ত করতে চাই। সবার কাছে আমি বলে এসছি যে সবাইকে নিয়ে, সব মানুষকে নিয়ে যে কোথাও গিয়ে একটা ফুল স্টপ দিতে হবে। এই রেশারেশি, এই হিংসা এসব বন্ধ করতে হবে। সেই দায়িত্ব আমি নেব এবং আমি সেই কাজ করেই দেখাবো যে আমি পারি কিনা। টিএমসির যে প্রার্থী আছেন বলা হচ্ছে উনি খুবই হেভিওয়েট প্রার্থী,
কুণাল ঘোষ। আমি প্রার্থী সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে কোনো কিছু বলবো না। মানুষের কাছে আমার আবেদন থাকবে যে মানুষ বিবেচনা করবে কোন প্রার্থী কীরকম, এবং সেইটা আমার বিশ্বাস একদম 100% আমি আত্মবিশ্বাসী যে মানুষ আমাকেই সঙ্গ দেবে, সাথ দেবে এবং আমাকে জয়ী করবে।